नमस्कार, संस्कृत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आज हम लोगों ने एक नया प्रश्न लिया है। इकोनॉमी का प्रश्न है, गरीबी निवारण के अनेक उपायों के बावजूद देश की एक बड़ी जनसंख्या अभी भी वंचित और असहाय बनी हुई है। क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम गरीबी पर प्रहार का अगला कदम हो सकता है? चर्चा कीजिए। इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में गरीबी के बारे में या गरीबी की स्थिति के बारे में लिखना है भारत के संदर्भ में, और दूसरा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम गरीबी को कम करने में किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकती है, उसके पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करनी है। तो इस एक बात और मैं बता दूं कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स निकाले हैं, कुछ इंडिकेटिव और संक्षिप्त नोट्स निकाले हैं। इन वाली वेबसाइट्स को मैंने एक्सेस किया है, यहाँ से मैंने डेटा लिया है, और यहाँ से जो डेटा लिया है वह कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम या भारत में गरीबी के संदर्भ में अगर हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में, तो हो सकता है कि कई क्लासेस में बात फिनिश हो पाए। हम लोग यहाँ पर उत्तर का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, इसलिए वीडियो के टाइम को छोटा रखने के लिए मैंने केवल इंडिकेटिव और संक्षिप्त जानकारी रखी है। केवल फॉर्मेट को समझेंगे, कंटेंट के लिए आप लोगों को इन वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ेगा। इस प्रश्न के फॉर्मेट की अगर बात करें तो एक बात ये भी समझ लेनी है कि ये 250 शब्दों का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में लिखना है, और ये 15 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें लिखा है कि गरीबी निवारण के अनेक उपायों के बावजूद देश की एक बड़ी जनसंख्या अभी भी वंचित और असहाय बनी हुई है। ये बात सही है। इस बात को इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि भारत एक अत्यधिक जनसंख्या वाला देश है, और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या है वह 1 अरब 21 करोड़ के आसपास है। हालांकि जो 2021 में जनगणना होने वाली थी उसे कोविड के चलते अक्टूबर 2023 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, तो अभी आधिकारिक डेटा नहीं आया है, लेकिन वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। तो आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना है, लिखना है कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, और भारत सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं लोगों के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए और गरीबी निवारण के लिए, और उनका काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी आया है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी भारत में गरीबी की स्थिति निम्नतम बनी हुई है, और इसके संदर्भ में कुछ आपको आंकड़े देने हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसे OPHI और UNDP द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो इसके आंकड़ों के अनुसार, अभी जो रिसेंट डेटा है इसके अनुसार 2005-06 से लेकर 2019 से 21 तक भारत में 415 मिलियन या 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन इसके बाद भी 2005-06 के 55% की तुलना में अगर ये देखें प्रतिशतता की दृष्टि से, तो 2005-06 में गरीबी का प्रतिशत 55% के आसपास था, और वर्तमान समय में 16.4% हो गया है, ये औसत घटकर। प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 55% से घटकर वर्तमान समय में 16.4% रह गया है गरीबी का स्तर घट के। और कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा चुका है? 41.5 करोड़ लोगों को, या 415 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख की गिनती होती है।
इसलिए 415 मिलियन जो लिखा हुआ है इसे जब करोड़ में बदलेंगे तब ये 41.5 करोड़ हो जाएगा। इसके बाद भी भारत में जो निर्धनों की निरपेक्ष संख्या है, गरीबों की निरपेक्ष संख्या है, वह किसी भी देश में, विश्व के किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। इसके बाद भी भारत में 22.89 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। तो इस डेटा को देकर आप लोगों को अपने प्रश्न के उत्तर की शुरुआत करनी चाहिए। अब आ जाते हैं, क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम गरीबी पर प्रहार का अगला कदम हो सकता है? अब यहां पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में पूछा गया है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है, पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम को समझ लेते हैं और गरीबी को कम करने में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का क्या रोल हो सकता है, क्या भूमिका हो सकती है, इसको समझ लें और पक्ष और विपक्ष को समझ लें। उसके बाद इस प्रश्न के उत्तर को कंक्लूड करेंगे, समराइज करेंगे। सार्वभौमिक बुनियादी आय या यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता क्या है? सार्वभौमिक बुनियादी आय एक नियमित आवधिक नगद भुगतान है जो काम की आवश्यकता या काम करने की इच्छा के बिना व्यक्तिगत आधार पर सभी नागरिकों को बिना शर्त दिया जाता है। किसी देश की सरकार द्वारा अपने देश के प्रत्येक नागरिक को कुछ नगद भुगतान करना, इसे कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसमें दो तीन चीजें हैं। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब है प्रत्येक नागरिक को और बिना किसी शर्त के, कोई शर्त नहीं होगी कि गरीबी रेखा से नीचे का है या गरीबी रेखा से ऊपर का है, किस कास्ट का है, आरक्षण वाले श्रेणी में आता है या नहीं आता है, ग्रामीण है या शहरी है, ऐसी कोई शर्त नहीं होगी। ना ही किसी काम की अपेक्षा की जाएगी उस नगद भुगतान के बदले। इसे कहते हैं सार्वभौमिक बुनियादी आय या यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सार्वभौमिक बुनियादी आय के घटक क्या क्या होते हैं? सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता का मतलब है सभी को, जैसा मैंने अभी बताया कि कोई भेदभाव नहीं, गरीबी रेखा से नीचे है, गरीबी रेखा से ऊपर है, किस कास्ट का है, आरक्षण में आता है नहीं आता है, ये सब कुछ नहीं, एक तरफ से सभी को समान रूप से एक नगद का भुगतान करना। तो सार्वभौमिकता। आवधिक, आवधिक का मतलब ये हो गया कि फिक्स कर दिया जाएगा कि प्रत्येक महीने देना है ये भुगतान या प्रत्येक 3 महीने के अंतर्गत भुगतान करना है या छमाही में भुगतान करना है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बार अगर सरकार ने भुगतान कर दिया तो दोबारा नहीं करेगी। आवधिक होगा, उसके पीरियड्स फिक्स कर लिए जाएंगे कि महीने में दी जाएगी ये जो सार्वभौमिक बुनियादी आय है, या छमाही दी जाएगी या तिमाही दी जाएगी। तो आवधिक रूप से वो लगातार मिलती रहेगी और बिना शर्त, कोई भी कंडीशन नहीं होगी और ना ही इस दिए गए भुगतान के बदले किसी कार्य करने की अपेक्षा की जाएगी। सार्वभौमिक बुनियादी आय के लाभ क्या होंगे? अब आप लोगों ने जब इतना समझ लिया है कि सरकार द्वारा एक निश्चित राशि का भुगतान देश के प्रत्येक नागरिक को किया जाएगा, तो उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? गरीबी और सुभेद्यता में कमी आएगी। जब प्रत्येक व्यक्ति को कैश मिलने लगेगा, नगद पैसा मिलने लगेगा, तो उसकी गरीबी में कमी आएगी, सुभेद्यता में भी कमी आएगी। नागरिकों को व्यय में विकल्पों की अधिकता। अभी तक हम लोग जो, जैसे मान लीजिए सरकार द्वारा किसी को गेहूं या चावल दिया जा रहा है, खाद्यान्न दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है मान लीजिए गेहूं की जगह केवल चावल को पसंद करता है, तो उस व्यक्ति के पास विकल्प नहीं था, उसके लिए एक फिक्स कर दिया कि इतने किलो गेहूं, इतने किलो चावल एक निश्चित दर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, अगर मान लीजिए कैश दे दिया जाएगा तो उसे चावल पसंद है तो वो चावल लेगा, गेहूं पसंद है तो वह गेहूं खरीद सकता है, इसलिए उसके पास विकल्पों की अधिकता होगी। लाभार्थियों को लक्षित करना आसान। अभी से पहले जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम से पहले की अवधारणाएं हैं, उनमें लाभार्थियों को लक्षित किया जाता है। मान लीजिए कुछ ऐसी योजनाएं हैं वह गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए हैं, या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो किसी वर्ग विशेष के लिए हैं। यहाँ पर क्या है कि सार्वभौमिक बुनियादी आय, सार्वभौमिक यूनिवर्सल है ये सभी को। तो जब सभी के लिए अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी जाएगी तो इसमें कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटेगा। इससे पहले क्या होता था, कई बार सरकारी मशीनरी की कमी की वजह से कुछ लाभार्थी जो वांछित लाभ होता था उससे वंचित रह जाते थे, लेकिन यहाँ पर जब ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जा रही है तो कोई भी पीछे छूटेगा ही नहीं। इसीलिए लिखा है लाभार्थियों को लक्षित करना आसान। महिला सशक्तिकरण, जब सभी को
धन मिलेगा, नगद धन मिलेगा, तो वे उसे अपने हिसाब से खर्च कर सकेंगे। महिलाओं को भी धन मिलेगा, वे उसे अपने हिसाब से खर्च कर सकेंगी, उनमें आत्मनिर्भरता आएगी, इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, रोजगार सृजन होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये महीने दिए जा रहे हैं, तो 5-10 महीने तक उस कैश को इकट्ठा कर लेगा, कुछ ऋण ले लेगा और अपना कोई व्यापार, रोजगार कुछ उसका सृजन कर सकता है, कोई छोटा मोटा उद्यम कर सकता है, उससे अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा। वित्तीय समावेशन, आघातों से बचाव के लिए बीमा। आघातों से बचाव के लिए बीमा का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई आपदा आ जाए, जैसे कोरोना महामारी आ गई, तो ऐसी कंडीशन में कई लोगों के रोजगार चले गए। अगर ऐसी भी कोई कंडीशन आ जाती है, बड़े पैमाने पर बाढ़, सूखा, कोई महामारी आ जाती है, तब भी लोगों को एक निश्चित राशि मिलती रहेगी, जिससे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये सारे लाभ हैं सार्वभौमिक या बुनियादी आय या यूनिवर्सल बेसिक इनकम के। और जब प्रश्न में पूछा है कि क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम गरीबी पर प्रहार का अगला कदम हो सकता है, तब आप लोग इन्हीं पॉइंट्स में एक्सप्लेन करते समय, क्योंकि ये 250 नंबर का प्रश्न है और आपको 250 शब्दों में लिखना है, 15 नंबर का प्रश्न है, तब आप लोग इन्हीं पॉइंट्स को और ज़्यादा एलेबोरेट करते हुए गरीबी से लिंक कर सकते हैं। जैसे रोजगार का सृजन होगा, तो रोजगार का सृजन होगा, इससे गरीबी कम होगी, सीधी सी बात है। इस तरह से आप लोग इसे कोरिलेट कर सकते हैं। सार्वभौमिक बुनियादी आय, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की आलोचना या नकारात्मक पक्ष। क्या क्या हो सकते हैं? सरकारी व्यय में वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए अगर समाज के ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, धनी वर्ग जो है, तो उनके लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का क्या महत्व होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आमदनी है महीने की 1 लाख रुपए, वह पहले ही महीने से क्या 1 लाख रुपए की आमदनी उसकी है, तो उस व्यक्ति को 5,000 रुपये महीने देने का क्या मतलब रह जाएगा। इस तरीके से सरकारी व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी, अपव्यय में वृद्धि होगी, फिजूल खर्ची बढ़ जाएगी। जैसे सरकार दे रही है कि व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उनकी पूर्ति हो जाए, या जो गरीब वर्ग है उन्हें अननेसेसरी संघर्ष ना करना पड़े, उनकी जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं वे आसानी से पूरी हो जाएं। मान लीजिए कि उन्हीं में से कोई व्यक्ति शराबी किस्म का है, तो आपने तो या सरकार ने जो पैसा दिया है उसका प्रयोग होना चाहिए था न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन वह अन्य अनावश्यक शराबी किस्म का व्यक्ति शराब अननेसेसरी पीने पर खर्च कर देगा। जुआ खेलने वाला है तो वो जुआ में फजूल खर्ची करेगा। इस तरीके के अपव्यय में वृद्धि हो जाएगी। अकर्मण्यता भी आ सकती है, अकर्मण्यता आएगी और जो लेबर का वर्क फोर्स है उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कर्मठ नहीं होते, तो अगर उन्हें मान लीजिए महीने में एक निश्चित राशि उन्हें सरकार की ओर से मिल रही है और उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वे पूरी हो रही हैं, तो वे अन्य आय के साधनों को खोजना बंद कर देंगे। इस तरीके से श्रम में कमी आ जाएगी और लोगों में अकर्मण्यता आ जाएगी। बैंकिंग व्यवस्था पर नेसेसरी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के लिए अगर धन का नगद हस्तांतरण करना है तो ये काफ़ी बड़ा काम होगा। मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी, सभी को पैसा मिलने लगेगा तो मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी। मुद्रास्फीति में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, महंगाई में वृद्धि हो जाएगी और अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वयन में समस्या आ जाएगी। तो ये सारे इसके नकारात्मक पक्ष हो गए। इन्हीं सारे पॉइंट्स को अगर आप लोग इलेबोरेट करके लिख देंगे तो नकारात्मक पक्ष पूरा हो जाएगा और इधर सकारात्मक पक्ष पूरा हो जाएगा। और इसको कंक्लूड इस तरीके से करना है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम हालांकि भारत के लिए एक नई अवधारणा है, लेकिन विश्व के अनेक विकसित देशों के साथ साथ कई विकासशील देशों जिनमें केन्या हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऐसे देशों में भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू किया गया है और उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। भारत जैसे अत्यधिक विविधता वाले देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को एक साथ पूरे देश में लागू ना करके चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए और चरणबद्ध तरीके से लागू करने के बाद क्रियान्वयन के जो परिणाम आएंगे उनकी समीक्षा की जाए और इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम के साथ जो चुनौतियां जुड़ी हुई हैं उनको ध्यान में रखा जाए। इसके बाद उसे आगे धीरे धीरे करके विस्तृत किया जाए। इससे गरीबी निवारण में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और गरीबी निवारण में सहायता मिल सकेगी। इस तरीके से इसके उत्तर को कंक्लूड करना चाहिए।
अब देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। अमर्त्य सेन प्रमुख अर्थशास्त्री के अनुसार गरीबी क्षमताओं का अभाव है तथा राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो वह व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य को पूर्ण नहीं कर सकते गरीब कहलाते हैं। ये बात सही है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में 27% गरीब जनसंख्या है, जिसमें से 8% लगभग भीषण गरीबी का शिकार है। ये डेटा आउटडेटेड है, डेटा गलत है। ये मैंने आप लोगों को लिंक्स दिए हैं, आप लोग उन पे जाके सर्च कर लीजिए या गूगल पे सर्च कर लीजिए, तब आपको एमपीआई का डेटा मिल जाएगा, एमपीआई 2022 का। उसमें डेटा आपको मिलेगा कि वर्तमान समय में 16.4% जनसंख्या भारत की बहुआयामी रूप से गरीब है। तो ये डेटा गलत दिया हुआ है। आगे देखते हैं इस बच्चे ने क्या लिखा है। भारत सरकार द्वारा गरीबी निवारण के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा जो गरीबों की गरीबी निवारण के उपाय किए गए हैं उनकी बात पूछी ही नहीं थी, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है गरीबी निवारण के अनेक उपायों के बावजूद देश की एक बड़ी जनसंख्या अभी भी वंचित और असहाय बनी हुई है। देश की एक बड़ी जनसंख्या अभी भी वंचित और असहाय बनी हुई है। तो आपको ये डेटा देना था कि भारत में कितनी जनसंख्या वंचित और असहाय बनी हुई है। तो वहां पर जो आपने डेटा दिया है वो तो गलत दिया हुआ है। और इन प्रोग्राम्स की, जैसे भारत सरकार द्वारा गरीबी निवारण के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना, आवास योजना, मिड डे मील कार्यक्रम, मनरेगा, इनकी किसी की भी जरूरत नहीं थी। ये अननेसेसरी और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। अगले पेज पर चलते हैं। परंतु उपयुक्त प्रयासों के बावजूद एक बड़ी जनसंख्या, नेशनल पॉवर्टी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 23% गरीबी में जीवन यापन कर रही है। परंतु उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद एक बड़ी जनसंख्या, नेशनल पॉवर्टी रिपोर्ट नहीं, भारत में नीति आयोग द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। नेशनल पॉवर्टी रिपोर्ट पता नहीं किस बात का रेफरेंस देना चाह रहा है बच्चा, के अनुसार लगभग 23% गरीबी में जीवन यापन कर रही है। नहीं, ये डेटा भी गलत है। भारत में गरीबी को मापने के पैमाने अलग अलग हैं। जैसे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ग्लोबली जो OPHI और UNDP द्वारा पब्लिश किया जाता है, उसमें अलग डेटा इस्तेमाल किया जाता है, और जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें अलग डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी किया जाता है, उसके अनुसार भारत में 25.01% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है या बहुआयामी रूप से गरीब है। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है इकोनॉमिक टाइम्स से, आप लोग इसे देख सकते हैं। More than 400 million people were lifted out of poverty in India between 2005-6 to 2019 and 21, the government said on Monday, citing UNDP's Global Multidimensional Poverty Index 2022. आगे लिखा है, एज पर द बेस लाइन रिपोर्ट ऑफ MPI 2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, इंडियाज MPI आइडेंटिफाइज 25.01% ऑफ द पॉपुलेशन एज मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो ये डेटा भी सही नहीं है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब लिखा है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को समझाने की कोशिश की है। UBI, बेसिक इंटरनेशनल अर्थ ऑर्गेनाइजेशन। नहीं समझ पा रहा हूं कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। बेसिक इंटरनेशनल अर्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी नहीं सुना है। जो कि एक बौद्धिक संपदा संस्थान है, नहीं, द्वारा भारत में लागू करने की सिफारिश की गई, जिसके तहत एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों को आय का एक निश्चित हिस्सा
जिससे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए प्रदान किया जाता है। ये बात गलत लिखी हुई है कि निश्चित आयु वर्ग के। निश्चित आयु वर्ग के क्यों होगा जब लिखा हुआ है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है कि सभी को, सार्वभौमिक रूप से। निश्चित आय वर्ग के लोगों को आय का एक निश्चित हिस्सा जिससे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए प्रदान किया जाता है। इस बच्चे की जो यहाँ लिखी हुई है जो चीजें, उनको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सारी जानकारी भ्रामक है, गलत है। इसको यहीं पर लिखा जाना चाहिए था। और मुझे ये भी अंदाजा लग रहा है कि इस बच्चे को शायद इस प्रश्न का उत्तर ठीक से आता नहीं है, तो ये केवल शब्दों को भरने की कोशिश की गई यहां पर। आगे देखते हैं। हालांकि यूबीआई को भारत में लागू करने के यूबीआई को भारत में लागू करने के समक्ष इसके संदर्भ में पक्ष एवं विपक्ष में कई मत दिए जाते हैं। अब यूबीआई को लागू करने के संदर्भ में इसने पक्ष और विपक्ष में कुछ बातें लिखी हुई हैं। पक्ष, इससे गरीबों को मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए आय का एक निश्चित हिस्सा प्राप्त होता है। बात सही है, आय का एक निश्चित हिस्सा प्राप्त होता है, इसे सीधा लिखना चाहिए था, नकद धनराशि प्राप्त होती है, जिससे उन पर महंगाई की मार कम होगी। महंगाई की मार कम होगी, महंगाई तो और बढ़ जाएगी अगर सभी को पैसा दिया जाएगा। साथ ही सरकार अन्य सब्सिडी योजनाओं को हटाकर केवल यही योजना चलाएगी तो व्यय भी सीमित होगा। अगर ऐसा करती है सरकार कि यूबीआई को ही चलाया जाए, अन्य सारी स्कीम्स को बंद कर दिया जाए और केवल यूनिवर्सल बेसिक इनकम को ही दिया जाए, तब तो ऐसा माना जा सकता है कि सरकार का व्यय थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अन्य योजनाओं को बंद करने की बात ही नहीं कही गई है। ये बात भी थोड़ी मुझे उलझाने वाली लग रही है। लोगों को निश्चित आय प्राप्त होने पर चुनने की स्वतंत्रता भी होगा, ये बात सही है। विकल्पों में वृद्धि हो जाएगी, ये बात सही है। इससे लोगों में अकर्मण्यता की स्थिति आ जाएगी, ये बात भी सही है। यहां पर भी इसे लिखना चाहिए था विपक्ष या नकारात्मक पक्ष। इससे लोगों में अकर्मण्यता की स्थिति आ जाएगी, ये बात सही है। भारत की अधिकांश जनसंख्या डेमोग्राफिक डिविडेंड का हिस्सा है, हम उसके लाभ से वंचित हो जाएंगे, नहीं। अगला क्या लिखा है, अतः ऐसे में यूबीआई को यूनिवर्सली ना लागू कर टारगेटेड लोगों के लिए ही लागू किया जाए ताकि सर्वाधिक जरूरत वाले लोगों तक आय का हिस्सा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में पहुंच सके। इस प्रकार भारत गरीबी की समस्या का कुछ हद तक निजात कर पाएगी, साथ ही समावेशी विकास प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मदद होना चाहिए, मदद नहीं। तो अतः ऐसे में यूबीआई को यूनिवर्सली ना लागू कर टारगेटेड लोगों के लिए ही लागू की जाए, क्योंकि ये यूनिवर्सली बेसिक इनकम है। यूनिवर्सली बेसिक इनकम का मतलब ही है कि एक ऐसी योजना सरकार द्वारा जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को कुछ धन का अंतरण किया जाए। तो अगर टारगेटेड लोगों के लिए लागू की जाएगी तो फिर वह यूनिवर्सली कहाँ रह जाएगी। अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम है तो अगर और कुछ लोगों के लिए दी जाए, समाज के, मान लीजिए एक पैमाना निर्धारित कर दिया जाए कि जिनकी आय कम है उन्हें दी जाएगी, तो फिर वह यूनिवर्सली कहाँ रह जाएगी। यूनिवर्सली का मतलब होता है कि सभी को देना। तो ये तो बात गलत हो गई। यूनिवर्सली ना लागू कर टारगेटेड लोगों के लिए ही लागू किया जाए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। ऐसा किया जा सकता है कि इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश के किसी क्षेत्र विशेष में लागू करके देखा जाए और वहां पर क्या आउटकम्स आते हैं उनकी समीक्षा की जाए, उसके बाद इसे आगे विस्तृत किया जाए। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक निश्चित पैमाना बना दिया गया और उसके बाद सब उन लोगों को ही जो योग्य है उसका लाभ प्राप्त करने लायक उनको दे दिया जाए, तब ये यूनिवर्सल नहीं रह जाएगी। फिर ये जो योजना है या जो संकल्पना है ये यूनिवर्सल अवधारणा नहीं रह जाएगी। तो ये बात भी सही नहीं है। ऐसे में यूबीआई को यूनिवर्सली ना लागू कर टारगेटेड लोगों के लिए ही लागू किया जाए ताकि सर्वाधिक जरूरत वाले लोगों तक आय का हिस्सा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में पहुंच सके, नहीं। निष्कर्ष भी ठीक नहीं है। ऐसा किया जा सकता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के प्रावधानों को किसी क्षेत्र विशेष में
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाए और वहां क्रियान्वयन के पश्चात उनके परिणामों की समीक्षा की जाए। अगर परिणाम सकारात्मक आते हैं तो इसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, अगर सकारात्मक नहीं आते हैं तो आगे इसे विस्तार ना दिया जाए। ऐसा तो किया जा सकता है, लेकिन जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम है तो ऐसा नहीं किया जा सकता है कि समाज के किसी वर्ग विशेष को तो लाभ दे दिया जाए, अन्य लोगों को इससे अलग रखा जाए, तब ये यूनिवर्सल नहीं रह जाएगी। इसलिए ये अवधारणा, इस बच्चे ने जो प्रश्न लिखा है उसमें तथ्यों की भी गलतियां हैं, और जो संकल्पना लिखी है उस संकल्पना का ब्यूरोवार और व्यवस्थित ढंग से इसने उत्तर नहीं लिखा है, केवल पन्ने को भरने की कोशिश की गई है। तो अब जरा इसकी मार्किंग को देख लेते हैं। अमर्त्य सेन प्रमुख अर्थशास्त्री के अनुसार गरीबी क्षमताओं का अभाव है। राष्ट्र गरीबी को परिभाषित किया, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो वह व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकते गरीब कहलाते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में 27% गरीब जनसंख्या है, जिसमें 8% लगभग भीषण गरीबी का शिकार है। डेटा गलत है। तो भूमिका में इसे 15 नंबर का प्रश्न है, इसलिए 1 नंबर दिया जा सकता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का रेफरेंस भी दिया है, गरीबी को भी परिभाषित किया है, इसलिए 1 नंबर दिया जा सकता है। हालांकि अगर डेटा सही होता तो मैं इसे 1.5 या 2 नंबर दे देता। अगला पेज देख लेते हैं। परंतु उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद एक बड़ी जनसंख्या नेशनल पॉवर्टी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 23% गरीबी में जीवन यापन कर रही है। ये भी डेटा गलत है। अब देख लेते हैं कि जो मुख्य भाग आ गया है यूबीआई का, या यूबीआई गरीबी में किस प्रकार से सहायता कर सकती है। तो वहां पर यूबीआई बेसिक इंटरनेशनल अर्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बौद्धिक संपदा संस्थान है, सब गलत लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। भारत में लागू करने की सिफारिश की गई, जिसके तहत एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों को आयकर, निश्चित आयु वर्ग के लोगों को नहीं, पहले ही चर्चा कर चुके हैं, सार्वभौमिक है, इसलिए सभी लोगों को। हालांकि यूबीआई को भारत में लागू करने के समक्ष इसके संदर्भ में पक्ष एवं विपक्ष में कई मत दिए जाते हैं। पक्ष में लिखा है, इससे गरीबों को मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए आय का एक निश्चित हिस्सा प्राप्त होगा। ये बात सही है, मानी जा सकती है। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जब नकदी प्राप्त होगी तो नकदी प्राप्त की जा सकती है और उससे आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। एक बात सही मिल गई। जिससे उन पर महंगाई की मार कम होगी, ये बात सही नहीं है। साथ ही सरकार अन्य सब्सिडी योजनाओं को हटाकर केवल यही योजना चलाएगी तो व्यय भी सीमित होगा। लेकिन सरकार अन्य सब्सिडी योजनाओं को हटाकर केवल यही योजना चलाएगी तो व्यय भी सीमित होगा। मान लेते हैं कि अगर हटा भी देती सारी सब्सिडी योजनाओं को तो व्यय सही होगा, ये बात सही मान लेते हैं। लोगों को निश्चित आय प्राप्त होने पर चुनने की स्वतंत्रता भी होगा नहीं, होगी। विकल्पों की आजादी होगी। ये 2-3 बातें तो ठीक मिल गई। और नकारात्मक पक्षों में इसने हेडिंग डाली नहीं है, इससे लोगों में अकर्मण्यता की स्थिति आ जाएगी। ये बात भी सही है, इससे लोगों में अकर्मण्यता की स्थिति आ जाएगी। भारत की अधिकांश जनसंख्या डेमोग्राफिक डिविडेंड का हिस्सा है, हम उसके लाभ से वंचित हो जाएंगे। अकर्मण्यता में ही इसने शामिल किया होगा तब ये सही आ जाएगा, पॉइंट के हिसाब से सही नहीं आएगा अलग से। तो यहां पर जो मुख्य भाग है 2-3 बातें सही मिल गई हैं, इसलिए मैं इसे 2 नंबर दे दूंगा। हालांकि तथ्य कोई भी नहीं लिखा है, लेकिन प्रश्न ये 15 मार्क्स का है, 15 नंबर का है, तो 2-3 बातें सही मिल गई, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर 2 नंबर दे दिए हैं। अतः ऐसे में यूबीआई को यूनिवर्सली न लागू करके टारगेटेड लोगों के लिए ही लागू किया जाए, ताकि सर्वाधिक जरूरत वाले लोगों तक आय का हिस्सा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में पहुंच सके। इस प्रकार भारत गरीबी की समस्या का कुछ हद तक निजात कर पाएगी, साथ ही समावेशी विकास प्राप्त करने में। ये बहुत ठोस बातें नहीं लिखी हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई मार्क्स इसे नहीं देना चाहूँगा। ये आंसर मेरी नज़र में एक पुअर आंसर है, कमज़ोर आंसर है। तो इसको उत्तर मिलते हैं 2 इधर मैंने दे दिए हैं और 1 उत्तर इसे मैंने भूमिका में दे दिया था, तो इसको मेरी नज़र में 15 में से 3 नंबर मिलते हैं। इस प्रश्न के
ये तो रहा इवैल्यूएशन। और अगर आप लोगों को इस प्रश्न के डेटा को अगर सर्च करना हो, कंप्लीट उत्तर पढ़ना हो, तो आप लोग इन वेबसाइट्स पर जाकर पढ़ सकते हैं। अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।